हेलो एवरीवन। हम लोग चैप्टर देखने जा रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ऑल्दो ये चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है, बट हम लोग को इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसके कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है कुछ और चैप्टर्स में भी। तो हम लोग ये चैप्टर देख रहे हैं और एडवांस में इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। इस चैप्टर में हम लोग रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। रिएक्शन पे बेस्ड जैसे मूल कंसेप्ट में किए जाते थे वैसे ही क्वेश्चंस, बट यहाँ पे अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और हम काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व करते हैं इन कंसेप्ट्स के हेल्प से। हम लोग एक नया टर्म डिफाइन करते हैं यहाँ पे। जैसे नंबर ऑफ मोल्स हुआ करता था, वैसे ही एक टर्म है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। एक नई क्वांटिटी है ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता था गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वैसे ही ये होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। एक नया टर्म और आ गया, इक्विवेलेंट वेट। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। मॉलिक्यूलर वेट जैसे होता है किसी सब्सटेंस का, वैसा ही कुछ समझिए कि इक्विवेलेंट वेट भी होता है। क्या होता है और हम लोग इसको समझते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर अब हम लोग बाद में आएंगे, पहले इक्विवेलेंट वेट हम लोग समझते हैं। इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, एक ओल्ड कंसेप्ट है और एक मॉडर्न कंसेप्ट है। ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि किसी भी सब्सटेंस का वो वेट, किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से रिएक्ट करे, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्ट करे, या फिर क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्ट करे। किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो इनसे रिएक्ट करता हो, वह वो कहलाएगा उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है SO2। रिएक्शन बैलेंस्ड है, 1 मोल सल्फर 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। 1 मोल सल्फर मतलब 32 ग्राम सल्फर, 1 मोल ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन। इसका मतलब 32 ग्राम सल्फर 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। अगर उल्टा बोले तो ऑक्सीजन का 32 ग्राम से सल्फर का 32 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से सल्फर का 8 ग्राम ही रिएक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से जो वेट रिएक्ट करता है किसी सब्सटेंस का, वही कहलाता है इक्विवेलेंट वेट। ऑक्सीजन के 8 ग्राम से सल्फर का 8 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, तो सल्फर का इक्विवेलेंट वेट हो गया 8 ग्राम पर इक्विवेलेंट। या एक दूसरा एग्जांपल देखें। सल्फर ही रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन से और बना रहे हैं SO3, बट ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया, कुछ ऐसी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें हम लोग, तो सल्फर का 2 मोल 3 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। 2 मोल सल्फर मतलब 2 × 32 ग्राम सल्फर, और 3 मोल ऑक्सीजन मतलब 3 × 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो हमें दिख रहा है कि 3 × 32 ग्राम ऑक्सीजन से 2 × 32 ग्राम सल्फर रिएक्ट कर रहा है। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन से अगर देखा जाए तो 2 × 32 अपॉन 3 × 32 ग्राम सल्फर रिएक्ट करेगा, तो 8 ग्राम से इंटू 8 इतना ग्राम सल्फर रिएक्ट करेगा। 8 ग्राम ऑक्सीजन से इतना ग्राम सल्फर रिएक्ट कर रहा है। इसको सॉल्व करने पे 30 कैंसिल, ये हो गया 16/3 ग्राम ऑफ सल्फर। तो 8 ग्राम सल्फर से इतना ग्राम सल 8 ग्राम ऑक्सीजन से इतना ग्राम सल्फर रिएक्ट कर रहा है, तो ये हो गया सल्फर का इक्विवेलेंट वेट। और इन दोनों एग्जांपल्स को देख के हम लोग ये बोल सकते हैं, इन दोनों एग्जांपल्स को देख के, कि इक्विवेलेंट वेट एक फिक्स क्वांटिटी नहीं है। जैसे मॉलिक्यूलर वेट तो एक फिक्स क्वांटिटी होती है किसी सब्सटेंस की, बट इक्विवेलेंट वेट एक फिक्स क्वांटिटी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किस सब्सटेंस को किससे रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, इस बात पे इक्विवेलेंट वेट डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने जिस तरीके से अभी इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया, उसी तरह से इन तीनों जगहों पे आप अपना खुद से इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करिए। इजी सा कैलकुलेशन है, बस ये देखना है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना ग्राम आयरन रिएक्ट कर रहा है, तीनों जगह अलग अलग बैलेंस करके फिर कैलकुलेट करें। ठीक है। अब मॉडर्न कंसेप्ट की अगर बात करें, तो मॉडर्न कंसेप्ट में
एक सिंपल तरीके से इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन किया गया है कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। एक फैक्टर है n फैक्टर, इससे डिवाइड कर देने से हमें इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट को n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमें इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा। अभी n फैक्टर क्या चीज है, तो n फैक्टर अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि किस केस में कैसे हम लोग n फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। अलग अलग कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स के लिए अलग अलग तरीका होता है। एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है, सॉल्ट के लिए अलग होता है, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए और अलग होता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग एसिड के लिए देखते हैं कि n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम लोग n फैक्टर कैलकुलेशन एसिड के लिए सबसे पहले देख रहे हैं। एसिड के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर एसिड कहीं सिंपली प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, तो उसका n फैक्टर क्या होगा, तो उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस के फॉर्म में रिलीज हो सके, उनको हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो जितने एसिडिक हाइड्रोजन होंगे वही उस एसिड का n फैक्टर हो जाएगा। जैसे HCl में एक एसिडिक हाइड्रोजन है तो उसका n फैक्टर 1, HNO3 में भी एक ही है तो इसका भी n फैक्टर 1, H2SO4 में दो है तो इसका n फैक्टर 2 हो गया, HClO4 में एक है तो n फैक्टर 1, CH3COH में 1, H2C24 ऑक्सैलिक एसिड, H2C24 को ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। इसमें दो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, दो COH ग्रुप जुड़ा होता है। H3PO4 में तीन एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, H3PO3 में दो ही होते हैं, जबकि H3PO2 में एक ही होता है। ये थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं। H3PO4 में तो तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू फास्फोरस से जुड़े हैं, बट H3PO3, अगर H3PO3 की बात करें तो यहाँ पे फास्फोरस से ये वाला हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है। ये जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन है ये डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच्ड है, तो ये एसिडिक नहीं है। ये जो दो सर्कल्स में हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है, बट बाकी ये तीसरा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, तो इसलिए इसमें दो ही एसिडिक हाइड्रोजन है, इसका n फैक्टर 2 है। बाकी H3PO2 की बात करें तो इसमें दो हाइड्रोजन डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच्ड है, एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू अटैच है, तो एक ही एसिडिक होता है, इसका n फैक्टर 1। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती होती है अक्सर। H3PO4, H3PO3 और H3PO2 का n फैक्टर्स याद रखिए।